चलिए बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं जो कि किरचॉफ लॉ के ऊपर ही बेस्ड है और इससे और अच्छे से आपको और एक बार क्लियर हो जाएगा कि क्या आ रहा है। हमारे पास ये सर्किट डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द करंट इन द गिवन सर्किट और हमको करंट गिवन ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहला काम कॉर्नर पॉइंट्स को मार्क करना है ना। याद रखिए, स्टेप याद रखिए, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि हमें सबसे पहले करना क्या है। सर्किट देखते ही सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट्स, अगर मान लो ABCD गिवन है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखा हुआ तो आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे कि इसमें कॉर्नर पॉइंट्स हमने मार्क कर लिया, क्या मार्क कर लिया बेटा, इसको हमने मार्क कर लिया A, इसको B कर लिया, इसको C कर लिया और इसको D कर लिया। 4 कॉर्नर पॉइंट्स हो गए। और अब हमने क्या किया, हर एक के अक्रॉस करंट निकालना शुरू कर दिया। देखिए ये बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल से ही करंट निकलेगा। एज्यूम कर लो यहाँ से निकलने वाला करंट I1 है, एज्यूम कर लिया ना, हमने इस डायरेक्शन में एज्यूम कर लिया। अब आप कहेंगे सर इस डायरेक्शन में करंट नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किरचॉफ लॉ अपने आप उसको नेगेटिव साइन के साथ कर देगा। मतलब जो करंट नेगेटिव है तो वो मतलब ये हुआ कि आपने जो डायरेक्शन एज्यूम करी है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन करंट था। तो आप अपनी मर्जी से, सारा सुविधा देता है किरचॉफ लॉ, अपनी मर्जी से चूज कर ले करंट की डायरेक्शन। हमने इस डायरेक्शन में चूज कर लिया, अगर ये वैल्यू इस डायरेक्शन में नहीं हो तो ये अपने आप नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से करंट I1 निकला, ये यहाँ पे भी I1 ही जाएगा, तो लिख दिया हमने I1। अब जो करंट एंटर निकलेगा बेटा वही करंट एंटर भी करेगा, तो यहाँ पे करंट एंटर करने वाला क्या होगा, I1 होगा, ठीक। अब ऐसे ही क्या करेंगे, इस पॉजिटिव टर्मिनल से हम क्या निकालेंगे, I2 निकालेंगे। अब आप देखिए इस जंक्शन पे I1 और I2 दोनों आ रहे, कहाँ पर, D पर, तो यहाँ पे जाने वाला करंट क्या होगा बेटा, आपको पता है I1 प्लस I2 दोनों होगा, है ना, क्योंकि ये करंट आ रहा है, ये करंट आ रहा है, 2 करंट आ रहे हैं, तो जाएगा तो इसी पाथ पे ना। अब ये I1 प्लस I2 इस पाथ पे गया और कहाँ तक गया, B तक गया, B के बाद I1 इधर चला गया और I2 इधर चला गया अपने अपने पाथ पे, तो इधर I2 आ जाएगा और एंटर करने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, I2 हो गया। अब हर एक ब्रांच में, हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू आपको करंट दिख रहा है, I1 ये वाले पार्ट में, I2 ये वाले पार्ट में, और ये जो बीच का कॉमन पार्ट है यहाँ पे दोनों I1 प्लस I2 आ जाएगा। अब बिल्कुल उसी तरीके से करना है, क्या करना है हमने आपको बताया था, ठीक है। देखिए अब हम किसी एक लूप को चूज करेंगे, क्लोज लूप होना चाहिए, तो लूप हमने चूज किया BCDB, है ना, इसी लूप को चूज करेंगे। तो हम चूज करेंगे क्या, इन क्लोज्ड लूप, अपनी मर्जी से चूज करिए। हमने चूज किया B से C, C से D, D से दोबारा B, तो इसको हम लिखा BCDB। और इस लूप में हम डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे चलेंगे, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है तो हमने डिसाइड कर लिया कि हम भी ऐसे ही चलेंगे, तो हमारे लिए सिंपल हो जाएगा, ठीक। चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैसे हो रहा है। शुरुआत करते B से, ये बैटरी आ गई, कौन से टर्मिनल में घुस रहे हैं, नेगेटिव, तो -6 वोल्ट, ठीक, सीधे सीधे पहले ही -6 वोल्ट से इनकाउंटर हो गया। अब हम इससे कहाँ पर आ गए, क्रॉस करके C पर आ गए। C के बाद अब हम किधर जाएंगे, 12 ओम के थ्रू जाएंगे। करंट कितना है, I1, तो बेटा हम किधर जा रहे हैं, नीचे, करंट किधर जा रहा है, नीचे, तो कितना हो गया, +12 I1 हो गया। कहाँ पहुँच गए, D पर पहुँच गए। अब हम कहाँ से जाएंगे, D से किधर जाएंगे, B की तरफ जाएंगे। हम इधर जा रहे हैं और करंट भी इधर जा रहा है, तो प्लस, दोबारा प्लस होगा, कितना है, रेजिस्टेंस 18, करंट है I1 प्लस I2, तो पोटेंशियल हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय I1 प्लस I2। बिल्कुल सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार साइन कन्वेंशन सही तरीके से फॉलो कर लीजिए। कहाँ पहुँच गए, B पर, ख़त्म।
किस्सा खत्म, बराबर किसके हो गया, 0 के, बन गई कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन। बिल्कुल सिंपल है। अब हमको दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो दूसरा क्लोज लूप चूज करेंगे। तो इन क्लोज लूप अब हमने अपनी मर्जी से क्या चूज किया, हमने अपनी मर्जी से ये वाला लूप चूज किया, ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने ऐसे डायरेक्शन में एरो बना दिया कि अब इसमें तो हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे और इसमें हम क्लॉकवाइज जाएंगे, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। तो अब क्लोज लूप हमने चूज किया, शुरुआत कहीं से भी कर लीजिए। हमने मान लीजिए ए से शुरुआत करी, तो ए डी बी ए, कौन सा, ए डी बी ए, ठीक। ये क्लोज लूप चूज किया। अब इस क्लोज लूप में हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, ए से, और घूम के कहाँ पे आ रहे हैं, ए पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, ए से शुरू करेंगे, कौन से टर्मिनल में घुसे, माइनस, तो -9, बैटरी के नेगेटिव में घुसे तो माइनस साइन, ठीक। क्रॉस कर लिया बैटरी को, कहाँ पहुँच गए, डी पर। डी के बाद हमें कहाँ जाना है, बी की तरफ जाना है। देखिए हम इधर जा रहे हैं, करंट भी किधर जा रहा है, इधर, तो प्लस, बिल्कुल वैसे ही 18I1 + I2 हो गया। आगे कहाँ पहुँच गए, बी पर। बी के बाद अब हमें ए पर आना है, इधर आ रहे हैं, करंट भी इधर आ रहा है, कितना, I2, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, +8I2, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इनटू रेजिस्टेंस, पहुंच गए बी पे, ए पर पहुंच गए दोबारा, बराबर 0। ये हो गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब काम क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, I1 और I2 को निकाल लेना है। तो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे क्या है, ये बेटा 6 को इधर ले जाओ, तो बचेगा 12I1 + 18I1 + 18I2 = 6। ये इधर चला गया, ये कितना हो जाएगा, 18 + 12 30, I1 + 18I2 = 6। 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, यानी कि 5I1, और ये हो गया 3I2 = 1। ये आ गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई, ठीक। नेक्स्ट, अब हम कौन सी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, सेकंड। क्या थी सेकंड, -9 को तो उधर ले जाएंगे, 18I1 + I2 + 8I2, 18I1 + 18I2 + 8I2 = 9। यही था, 18I1 + 18I2 + 8I2, ये इधर जाके 9 हो गया, ठीक। कितना हो गया बेटा, सिंपल करेंगे, 18I1 + 8 और 18 और 8 26I2 = 9। डिवाइड होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, ऐसे ही छोड़ देंगे सेकंड इक्वेशन को। और फर्स्ट हमने क्या निकाला था, फर्स्ट को इसके नीचे लिख देंगे, 5I1 + 3I2 = 1, 5I1 + 3I2 = 1। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। बस अब हमको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और करंट की वैल्यू को, I1 और I2 को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। सॉल्व आप लोग कर लेंगे, है ना। चलिए देखते हैं I1 और I2 की वैल्यू क्या आती है। तो बेटा सॉल्व करने के बाद इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद I2 की वैल्यू हमने निकाली 0.355 और I1 की वैल्यू निकाली -0.013। बेटा देखो, आपको मैंने बताया था, जैसे ही करंट में माइनस साइन आ गया, इसका मतलब जो डायरेक्शन I1 की चूज़ करी है वो नहीं है, बल्कि उसका ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट केस में डायरेक्शन I1 की जो ये हमने चूज़ करी थी, वो ये ना होके इसकी रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस होगा, और ये सवाल हमने इस तरह से क्या करा है,
सॉल्व करके I2 और I1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। चलिए अब हम नया कंसेप्ट देखते हैं जो कि होता है हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या कहता है ये समझते हैं। बेटा अगला कंसेप्ट जो हम सीखेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल और कैसे हम इससे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, इसको समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं और उससे हम समझते हैं कि क्या होता है। चलिए एक डायग्राम बनाते हैं और ये हमने इसको ग्रीन कलर से ले लिया, सही रहेगा। इसको मिटा दिया हमने। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस हमने ले लिया, लेट अस से इसको नाम दिया R1, और ये हमने दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया, ठीक, और लेट अस से इसको नाम दिया हमने R2, कोई भी नाम दे देते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमने यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस ले लिया, इसको नाम दिया हमने R3, और ऐसे ही यहाँ पे हमने एक और रेजिस्टेंस ले लिया, इसको हमने नाम दिया R4। अब सिर्फ रेजिस्टेंस लेने से तो काम नहीं होगा, बैटरी से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो इसमें करंट जाएगा। तो हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा इसको और नीचे लाएंगे, ठीक है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये की लगा दिया और ये हमने ज्वाइन कर दिया। हम क्या करेंगे, इनके बीच में इसको हम डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, है ना। तो जब बीच में हम करेंगे तो ये कलर आ गया, बीच में हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर G रखा। बेटा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, जैसे ही इसके थ्रू करंट जाएगा ये डिफ्लेक्शन को शो करेगा, ठीक। और हमने यहाँ से देखा कि बैटरी के पॉजिटिव से यहाँ पे लेटेस्ट से करंट I निकला और ये I यहाँ पे जाके दो ब्रांचेस में चला गया। इधर जाने वाला I1 मान लेते हैं, इधर I2 मान लेंगे, है ना, मान लिया, क्योंकि इससे बाद आगे तो दो ब्रांचेस हो गई ना, तो करंट ऐसे जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं क्या सिचुएशन आती है। I1 करंट R1 में गया और I2 करंट किस में गया, R3 में गया। हमने मार्क कर लिया कुछ पॉइंट्स को, लेटस से इसको हमने नाम दे लिया, इस पॉइंट को A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया और इसको D नाम दे दिया, ठीक। A पॉइंट तो देखिए कॉमन है, इस रेजिस्टेंस के थ्रू जाने वाला करंट I1 है, तो हम लिखेंगे क्या, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC किसके बराबर होगा बेटा, करंट I1 मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस R1, करंट इनटू रेजिस्टेंस, ये इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, ठीक। ऐसे ही हम देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस क्या, AD, ये बराबर हो गया I2 इंटू R3, R2 था ये, इसको हमने बेटा याद रखिएगा, इसको हमने R2 लिया था और इसको हमने R3 लिया, गलती से मैंने R3 लिख दिया था। तो I2 इंटू R3 इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गया, किसके अक्रॉस, AD के अक्रॉस हो गया। सपोज कर लो कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों सेम है, मान लो, और A पॉइंट तो हमारे पास कॉमन है, तो इसका मतलब C और D सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे। तो कंडीशन हो गई कि इफ VAC मतलब वोल्टेज अक्रॉस AC बराबर VAD यानी कि वोल्टेज अक्रॉस AD
ये कंडीशन हुई, मतलब I1 R1 बराबर I2 R3 के अगर हुआ, इफ मतलब अगर ऐसा हुआ, तब क्या होगा, देन वोल्टेज एट C या पोटेंशियल एट C, ठीक है, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस बराबर हुआ तो इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। VC और VD क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक, मतलब हुआ ये कि ये दो पॉइंट्स जो C और D दिख रहे हैं ये सेम पोटेंशियल पे आ जाएंगे। और बेटा अगर ये सेम पोटेंशियल पे आ गए, आपको पता है कि चार्ज तो फ्लो करेगा नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर विल बी नो करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन दिखाएगा ही नहीं। क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि करंट नहीं है। करंट क्यों नहीं है, क्योंकि C और D क्या हो गए, सेम पोटेंशियल पे हो गए। और ये तब हुआ जब VAC और VAD बराबर हुए, यानी कि IR1 बराबर किसके होगा, I2R2 के, I2R3 के हो गया। तो अगर ये कंडीशन हुई तब ये तो हमारे पास देन हो गया। और क्या हो जाएगा, जो I1 करंट यहां जा रहा है वही इधर चले जाएगा, बोलो, क्योंकि अब इसके पास तो कोई और पाथ मिला ही नहीं, क्योंकि यहां से तो करंट जा ही नहीं रहा है। तो यहां पे जाने वाला करंट कितना हो जाएगा, R2 के अक्रॉस I1, और इसके अक्रॉस सिमिलरली क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस I2 हो जाएगा। यानी कि अब VCB और VBD भी बराबर होंगे, देन VCB विल बी इक्वल टू VDB, है ना। इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि देखो ये दोनों तो सेम पोटेंशियल पे है और B कॉमन पॉइंट हो गया, तो B भी सेम पोटेंशियल पे होगा, तो इसके अक्रॉस डिफरेंस और इसके अक्रॉस डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब I1R2 शुड बी इक्वल टू I2R4, होगा ना बेटा, क्लियर। तो ये कब हुआ, जब ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम हुआ, तो C और D सेम पोटेंशियल पे आ गए, तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट नहीं जाएगा, ना इधर से इधर जाएगा ना इधर से इधर जाएगा, और वो स्थिति होगी कि ये करंट पूरा इधर चला गया और ये करंट पूरा इधर चला गया, तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ वही इसके अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा। ये हमारे पास सिचुएशन आ गई। कंडीशन हमने जब शुरुआत में इफ़ ये लगाया तो ये सारी बातें हमारे पास आ गई, तो ये पहली आ गई और ये दूसरी आ गई। ठीक है बेटा, जब ये दो इक्वेशन आ गई, अब हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो पहला क्या हो गया, I1R1 बराबर I किसके था, I2R3 के, और इसी प्रकार से I1R2 बराबर I2R4 के, हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1 आई थी, ये 2 आई थी। अब सिंपली डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग 1/2, दोनों को डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा बेटा, जब डिवाइड करोगे तो I1 और I1 कैंसिल हो गए ना, ये और ये कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, R1/R2 बराबर किसके हो गया, R3/R4 के। ये कंडीशन आ गई व्हीटस्टोन ब्रिज की। मतलब ये हुआ कि अगर गैल्वेनोमीटर में करंट नहीं गया तो ये रेशियो बराबर ये रेशियो के होगा, या ये रेशियो बराबर ये रेशियो के भी होगा, यानी कि R1 और R3 का भी रेशियो R2/R4 के होगा। वही चीज़ हो गई, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं ना कि बेटा R1 और R2 का रेशियो R3 और R4, और ये अगर नीचे आ गया तो सिमिलरली R1 और R3 का रेशियो और R2 और R4 का रेशियो भी सेम ही होगा ना। ठीक है, क्योंकि ये इधर चला गया, ये इधर आ गया, तो R1 और ये R3 नीचे आ गया और R2 ऊपर चला गया, तो R2/R4। तो ये रेशियो हमारे पास आ गया। तो R1 R3
R2 R4 का रेशियो या R1 R2 और R3 R4 का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। इसी को हम कहते हैं क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, जो कि यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है बेटा, अब हमारे पास ये कंसेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स बन सकती है, जिसमें हम क्वेश्चंस ये देखेंगे कि कैसे सीरीज और पैरेलल की चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर सके जब गिवन रेजिस्टेंसेस हमको गिवन है तो। ठीक है, आइए देखते हैं, एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं और इस कंसेप्ट को क्वेश्चन से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट से। तो एक क्वेश्चन हमने लिया, सपोज कर लो कि हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन हो गई, ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गए, ठीक, और ये ऐसे भी एक रेजिस्टेंस हो गया और ये ऐसे भी एक रेजिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स ले लिए A और B, जिनके अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है, और इन सब की वैल्यू R R R R R ले ली। चलिए देखते हैं क्या होगा। बेटा सिचुएशन देखिए, समझिए, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है ये ना सीरीज में दिख रहे हैं ना पैरेलल में दिख रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर कोई करंट आ रहा है तो वो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, यानी कि ये दोनों सीरीज में नहीं हो सकते और ये भी इसके साथ सीरीज में नहीं हो सकता, क्योंकि करंट का बाइफर्केशन हो गया। ये दोनों पैरेलल में नहीं हो गए क्योंकि ये पॉइंट तो कॉमन हो गया, लेकिन ये पॉइंट कॉमन नहीं है, इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में कॉम्प्लिकेशन आ गई, क्योंकि अब आप सीरीज और पैरेलल की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जब ऐसा होता है तो अब हम अपना एक हथियार उठाते हैं ना, हम एक अलग अलग देखिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के एक नए नए टूल्स, नए नए हथियार उठा रहे हैं। एक हमने किरचॉफ्स लॉ का हथियार सीखा, उससे हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सीखा। अब हमने व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट सीखा, उससे अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि R1 और R3 का रेशियो बराबर R2 और R4, मतलब R1 और R3 ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो और ये दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा, तो यहाँ से करंट नहीं जाएगा। अब इसी चीज़ को देखिए, ये दोनों, ये R1 हो गया, ये R3 हो गया, क्या इन दोनों का रेशियो सेम है, बिल्कुल सेम है, ये भी R ये भी R। तो हमने इसको लिख दिया लेटस से, इसको डिफरेंट कलर से लिख दिया है ना, इसको हमने R1 इक्वल टू R कहा, इसको हमने R3 इक्वल टू R कहा, इसको हमने R2 इक्वल टू R कहा, इसको हमने R4 इक्वल टू R कहा। ठीक, अब आप देखिए वही सिचुएशन आ गई, R1 अपॉन R3 बराबर किसके होगा, R2 अपॉन R4 के, ये सिचुएशन आ गई। तो क्या ये सेम है, बिल्कुल सेम है, R अपॉन R 1:1, ये भी R अपॉन R 1:1, बोलो बेटा, तो रेशियो सेम हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ से जाने वाला करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू करंट नहीं जाएगा, तो इसके थ्रू जाने वाला करंट I की वैल्यू 0 लिख देना, मतलब करंट नहीं जा रहा। तो बेटा जब सर्किट में किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट को ही नहीं जाना है, तो उस रेजिस्टेंस का क्या हमारी सेहत पे असर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि इस रेजिस्टेंस का होना या ना होना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब इसके थ्रू करंट ही नहीं जाएगा तो ये सर्किट में अपना इफेक्ट क्या दिखाएगा, नहीं दिखा सकता ना। तो इसको रिडंडेंट रेजिस्टेंस कहेंगे, यानी कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जो रिडंडेंट हो चुका है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसको कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस, ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम हटा देंगे। तो जैसे ही इसको हम हटाएंगे तो ये, अब अगर हम डिलीट मार दें तो ये आप इधर से डिलीट मार दीजिए, तो
तो ये सिचुएशन हो गई, क्योंकि इसके थ्रू जाने वाला रेजिस्टेंस जो था, ये जो R था, इसके थ्रू तो करंट 0 हो गया ना, तो ये रिडंडेंट घोषित हो गया। तो अब आप देखिए ये सर्किट से हट गया। जब ये सर्किट से हट गया तो अब बिल्कुल सीधी सी बात हो गई, ये दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए, तो अब ये दोनों सीरीज का R और R 2R हो गया, और ये दोनों सीरीज का R और R ये भी 2R हो गया, और फिर ये दोनों मिलके पैरेलल हो गए। तो ये पॉइंट हमारे पास कॉमन हो गया, कौन सा? ये हो गया B और ये हो गया A। तो 2R और 2R पैरेलल में, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB बराबर किसके हो गया? R के, क्योंकि बेटा 2R और 2R का पैरेलल R होगा ना, तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे किसके बराबर हो गया? R के। तो एक क्वेश्चन जो दिखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, उस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने इसी व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से क्या किया, हमने सिंप्लीफाई कर लिया, R इक्विवेलेंट निकाल लिया, जिससे अब हमारे पास क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, चलिए ये तो बात थी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड बात।